मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश के बाद का समय मौर्योत्तर काल। मतलब आप ये समझना कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का जो समय आया है ना, तो वो शुंग वंश का समय आपका क्या है, मौर्योत्तर काल के अकॉर्डिंग है। तो आपने लिखा, यहां लिख लो, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, इसके बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश ने क्या किया, सातवाहन वंश ने शासन किया। सातवाहन वंश ने क्या किया है, शासन किया है। अब मौर्य वंश के बाद का अब जितने ये समय है, चाहे वो शुंग वंश का हो, कण्व वंश का हो या सातवाहन वंश का हो, ये तीनों वंश किसके अकॉर्डिंग आएंगे, तो मौर्य वंश के बाद का मौर्योत्तर काल। ठीक ना। अब बताओ, शुंग वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे, यहां एक संस्थापक और एक इसका क्या, अंतिम शासक। अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, बोलो, पुष्यमित्र शुंग। कल लिखे थे ना, कल लिखे होंगे आप सब। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की क्या की, स्थापना की। अगर क्वेश्चन कहा जाए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति। कौन था, देवभूति। फिर आपसे क्वेश्चन कहे कण्व वंश के संस्थापक कौन है, कल लिखे थे, बोलो, वासुदेव। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन है, सुशर्मा। सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, सिमुक के द्वारा। और सातवाहन वंश की अंतिम शासक थे विज्या सतकर्णी। विज्या सतकर्णी। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश आए, इसको ही हम कहते हैं मौर्योत्तर काल, जो ये कल हम लोग स्टार्ट भी किए थे, और इसमें आपका शुंग वंश, कण्व वंश लिख भी लिए हैं। ठीक ना। मौर्य वंश के बाद का जो समय है उसे हम मौर्योत्तर काल कहेंगे। और मौर्य वंश के बाद किसने शासन किया, शुंग वंश ने। शुंग वंश के बाद किसने शासन किया, कण्व वंश ने। कण्व वंश के बाद किसने शासन किया, तो सातवाहन ने। ठीक ना। ट्रिक भी लिखे थे आप लोग, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ठीक ना। ये सातवाहन वंश सबसे ज्यादा दर तक 460 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक, 460 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया। सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाने का जो बात आती है वो किसका आता है, सातवाहनों का। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक। और सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन थे, विज्या सतकर्णी। विज्या सतकर्णी। ये लाइन कंप्लीट हुआ। ये मौर्योत्तर काल का ही पार्ट है जो हम लोग कल मौर्य के बाद स्टार्ट कर दिए थे। आप लोग का टॉपिक है मौर्योत्तर काल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। हो गया। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, चाणक्य। प्रधानमंत्री उनके कौन थे, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, चाणक्य, है ना। चाणक्य कूटनीति जानते थे, मतलब कहीं झगड़ा लगाना हो या झगड़ा को बचाना हो, है ना, कूटनीति जानते थे। और इसके अलावे वो जहर बनाने की क्वालिटी बनाते थे। ठीक ना। विष कन्या बनाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो चाणक्य। ये कहाँ के थे, बिहार के। ठीक ना। चाणक्य कहाँ के थे, बिहार के। वत्सायन कहाँ के थे, मतलब वत्सायन हो गए, आर्यभट्ट हो गए, या आपका गौतम बुद्ध से संबंधित, जैन धर्म के महावीर स्वामी से संबंधित, ये सभी स्थल जगह जो है बिहार में फेमस है। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक देना है आपको, भारत में विदेशियों का आगमन।
ये प्रथम है, याद रखना। भारत में विदेशियों का आगमन, भारत में विदेशियों का आगमन, भारत में विदेशियों का आगमन। इसमें याद रखना कि भारत में विदेशियों का आगमन लिखना है, लेकिन इसमें एक वंश के बारे में पढ़ना है, जिस वंश का नाम क्या है? कुषाण वंश। ठीक ना? इसमें एक वंश का नाम लिखना है, जिस वंश का नाम क्या है? कुषाण वंश। अब देखो, विदेशियों का आगमन हुआ तो इसमें सबसे पहले आए थे हिंद, हिंद यूनानी। इसके बाद दूसरा नंबर में आए शक, शक। पहले आए हिंद यूनानी, इसके बाद आए शक, शक के बाद आए पहलव, पहलव, और चौथा नंबर में आया था कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। भारत में विदेशियों का आगमन हुआ तो इसमें सबसे पहले कौन आए? हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहलव, पहलव और कुषाण। तो सबसे पहले किसने आया? कौन आया? हिंद यूनानी। भारत आने वाले पहले अगर कहा जाए विदेशी जो भारत आया वो हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। लेकिन ध्यान देना, जो आया और आकर लौट गया, जो आया और आकर क्या हो गया? लौट गया, उसके बारे में कम पढ़ना है। लेकिन जो आया और आकर शासन किया, जैसे कुषाण वंश है, कुषाण वंश की स्थापना कुजल कड़फिसेस के द्वारा किया गया। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक रहा करते थे, है ना? तो ये टॉपिक कुषाण वंश से संबंधित जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नोट पॉइंट में आपको क्या क्या लिखना है? इस नोट पॉइंट में लिखना क्या है आपको? भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का, ठीक ना, गोल्ड क्वाइन। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का, सोने के सिक्का हिंद यूनानियों के द्वारा चलाया गया, ठीक ना, हिंद यूनानियों के द्वारा चलाया गया। हिंद यूनानियों के द्वारा चलाया गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का हिंद यूनानियों के द्वारा चलाया गया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखना, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों के द्वारा चलाया गया, ठीक ना। शुद्ध सोने का सिक्का है ना, शुद्ध मतलब प्योर, प्योर गोल्ड क्वाइन अगर कोई चलाया है प्योर गोल्ड क्वाइन अगर कोई चलाया है तो कुषाणों के द्वारा चलाया गया है। अगला पॉइंट में आपको लिखना क्या है? भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का
ये न प्रथम कह रहा है और न शुद्ध कह रहा है। भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों के द्वारा चलाया गया। गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों के द्वारा चलाया गया। सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाया गया। लेकिन ये देखो, ये प्रथम है, ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक शुद्ध है। दोनों तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? हिंदू यूनानियों के द्वारा। भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? कुषाणों के द्वारा। सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में चलाया गया? गुप्तों के द्वारा या गुप्त काल में? ठीक ना। गुप्त वंश आगे पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग सुने भी होंगे कि भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को। इतने लाइन को कंप्लीट किए। इसके बाद इसी नोट पॉइंट में आगे आपको क्या लिखना है? इसी नोट पॉइंट में आगे लिखना है, भारत के आइंस्टीन, भारत के आइंस्टीन, भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। ठीक ना। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक ना। ये भी नोट पॉइंट में ही लिखना। उसके बाद हम लोग कुषाण वंश स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लिखना भारत के मिल्टन, भारत का मिल्टन, भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को कहा जाता है। अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में, जो आगे लिखनी है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नेक्स्ट, द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। इसके बाद द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर कनिष्क को कहा जाता है और द्वितीय सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को।
द्वितीय अशोक कनिष्क और द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड अशोक कनिष्क को और सेकंड सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अश्वघोष। ठीक ना, अश्वघोष। लिख लिए सभी लोग? भारत के आइंस्टीन, नागार्जुन, भारत के मिल्टन, अश्वघोष, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त, द्वितीय अशोक कनिष्क, द्वितीय सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी। ये नोट पॉइंट में आपको नोट करनी है। यहीं से अब हमारा स्टार्ट होगा कुषाण वंश। कुषाण वंश, क्योंकि हिंदू यूनानी लोग आए, शक आए, पहलव आए, ये आए और चले गए, लूटपाट किए और चले गए, लेकिन शासन कौन किया? कुषाण वंश। कुषाण वंश में ही शक संबंध की शुरुआत की गई। शक संबंध का मतलब समझते हो? शक संबंध, विक्रम संबंध का नाम नहीं सुने हैं आप लोग? सुने हैं ना? तो शक संबंध और विक्रम संबंध एक्चुअली कैलेंडर से संबंधित है। ये कि शक संबंध पर आधारित हमारा कैलेंडर है, जो ईस्वी से क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक ना? तो देखो यहां से अब आप लोगों को हेडिंग देना है कुषाण वंश। कुषाण वंश। इसके बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है शासन किया है। ठीक ना, शासन किया है। यहीं से ईस्वी का क्या हुआ? शुरुआत भी हुआ था। कुषाण वंश से ही ईस्वी का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। लिखना क्या है? पहलव के बाद कुषाण, कुषाणों ने भारत पर विदेशी आक्रमणकारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक ना? पहलव के बाद कुषाणों ने भारत पर विदेशी आक्रमणकारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक ना? ये कहां के था? तो चीन का था। कुषाण उत्तरी चीन के यूची एवं खोखरी जाति से संबंधित थे। यूची एवं खोखरी, यूची एवं खोखरी यूची एवं खोखरी जाति से संबंध थे। से संबंध रखते थे। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि कुषाण जो जाति है, कुषाण जाति उत्तरी चीन के यूची एवं खोखरी जाति से क्या है? संबंध रखते थे, और ये भारत पर आकर क्या किया? शासन किया। कुषाण वंश की स्थापना, कुषाण वंश की स्थापना कुजल कडफिसेस के द्वारा किया गया। कुजल कडफिसेस, कुजल कडफिसेस।
कुजल कडफिसेस के द्वारा किया गया। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कडफिसेस के द्वारा किया गया। इसके बाद लिखना है कुजल कडफिसेस सेकेंड, कुजल कडफिसेस द्वितीय, कुजल कडफिसेस सेकेंड, कुजल कडफिसेस सेकेंड, कुजल कडफिसेस द्वितीय ने कुषाण वंश को कुषाण वंश को कुषाण डायनेस्टी को अस्थायित्व प्रदान किया। ठीक ना, अस्थायित्व का मतलब होता है परमानेंट किया। परमानेंट किया था, परमानेंट किया मतलब होता है ना कि आप आए हो तो रुकोगे कि जाओगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो हम बिहार से चलकर यहाँ जयपुर में आए होंगे तो क्या हम परमानेंट थे? नहीं है। क्या अभी भी परमानेंट है? नहीं है। हो सकता है कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ ज़मीन खरीद लेंगे, अपनी बिल्डिंग बना लेंगे, खुद रहने लेंगे, यहाँ के मतलब निवास हो जाएंगे, तो हो सकता है कि परमानेंट हो जाए। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही जो आक्रमणकारी है, जो आक्रमण करके आए हैं, तो ये जो जरूरी नहीं था ना कि हिंद यूनानी शक पहलव जैसे लौट के चले गए, वैसे कुषाण भी लौट के चला जाता। लेकिन कुषाण वंश की संस्थापक जो है वो कुजल कडफिसेस थे, और कुजल कडफिसेस द्वितीय ने इसको क्या कर दिया? अस्थायित्व बना दिया, है ना। अस्थायित्व कर दिया मतलब इसको अस्थायी कर दिया। हो गया, लिख लिए। कुजल कडफिसेस फर्स्ट और कुजल कडफिसेस द्वितीय। जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो फर्स्ट है, और जिस पे लिखा जाएगा वो द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। ऐसे जैसे हम लोग लिखते हैं अकबर फर्स्ट, लिखते हैं कभी? अकबर फर्स्ट लिखते हैं? नहीं लिखते, केवल अकबर लिखते हैं, लिखते हैं ना। लेकिन अकबर द्वितीय है तो अकबर द्वितीय है तो द्वितीय उसको लिखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को। जैसे मान लो कि कोई एक नाम है तो उस नाम में फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी नाम के दूसरे कोई आ जाएंगे तो उसमें द्वितीय लग जाएगा। ठीक ना। चलो अगले पॉइंट में लिखेंगे कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कनिष्क था। कनिष्क जो है 102 ईस्वी में क्या हुआ था? मर गया था। 78 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक इस व्यक्ति ने क्या किया? शासन किया।
कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। इसके बाद आपको नोट करनी है क्या? कनिष्क 78 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक शासन किया। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। 178 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक क्या किया? शासन। इसके बाद यहां लिखना है आपको, कनिष्क को भारत में द्वितीय अशोक के नाम से प्रसिद्धि मिली। ठीक ना? ये ऑलरेडी आप लिखे हो कि सेकंड अशोक के नाम से किसे जाना गया? तो कनिष्क को। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भारत देश में उसे प्रसिद्धि दिया गया कि जैसे अशोक था वैसे ही ये भी कनिष्क है। ठीक ना? वो ईसा पूर्व में था और ये जो है ईस्वी में है। तो ईसा पूर्व बड़ा कि ईस्वी? ईसा पूर्व बड़ा दिन का होगा कि ईस्वी? ईस्वी। ईसा पूर्व बड़ा दिन होगा ना, क्योंकि उधर से आप माइनस में हो, आप माइनस से प्लस में आओगे तो ज्यादा समय दोगे ना। मेरे बातों को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? जिसे मान लो कि हम यहां लिखे 261 ईसा पूर्व और एक आपको लिख रहे हैं 1526 ईस्वी। इसमें कलिंग युद्ध हुआ है ना? इसमें कलिंग युद्ध हुआ है और इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, फर्स्ट वार। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा दिन का समय है, तो समय आपको कौन होगा? कलिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये 261 ईसा पूर्व है, 261 वर्ष उधर और 1526 वर्ष इधर। आप मैथ वेथ पढ़े हैं आप लोग कि नहीं पढ़े हैं? आप बताओ। समझ नहीं पा रहे हो? नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि अभी वो दरवाजा खोल दो तो समझ में आएगा। हो सकता है दिमाग अभी आप लोग का इकट्ठा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, एकदम खोल के आओ, देखोगे समझ में आएगा। हाँ बस, अब देखो समझ में कैसे नहीं आएगा। आप ये बताओ कि ईसा पूर्व जो है ईस्वी के पहले है। ठीक ना? अगर मान लो कि जो चीजें ईसा पूर्व में है इसको तो माइनस में है तो इसको प्लस में आने में समय लगेगा ना। जैसे मान लो कि आप 500 रुपया उधार लिए हैं। ठीक ना? आप 500 रुपया क्या किए हैं? उधार लिए हैं। आप हर एक साल एक एक रुपया जमा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये क्या है कि 500 बरस तो आपको ऐसे ही लग जाएगा, माइनस से प्लस में आने पर। इसके बाद फिर एक से ईस्वी स्टार्ट होगा। आपसे ये पूछा जाए कि अभी कलिंग युद्ध पहले हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आप ये बोलोगे कि कलिंग युद्ध पहले हुआ है क्योंकि वो ईसा पूर्व में हुआ है। आपसे ये पूछा जाएगा कि अकबर पहले आया कि अशोक पहले आया, तो क्या बोलोगे? अशोक पहले आया क्योंकि अशोक ईसा पूर्व में आया है और अकबर तो अब आया है 1530 35 40 1556 में आया, ऐसे आया 1500। समझ में आ गया ना? तो जो हाँ इसलिए आया गया क्योंकि दरवाजा खुल गया है ना। बस यही बात है और कुछ नहीं। अरे आपको संभावित सी बात है कि जो चीजें ईसा पूर्व में है तो वो पुराना है ना। ईसा पूर्व पुराना है, ईस्वी क्या है? नया है। तो ये हाँ, तो वो संभावित सी बात है, वही पुराना हुआ है ना। तो वैसे ही है और क्या। तो कनिष्क को भारत में द्वितीय अशोक से इसको नाम से नवाजा गया, इसको प्रसिद्धि मिला, बोला गया कि जैसे पहले अशोक था वैसे ही ये है।
ठीक ना। अब उसके बाद आपको लिखना क्या है, कनिष्क के दरबारी कवि, कनिष्क के दरबारी कवि, कनिष्क के दरबारी कवि। अब कनिष्क के दरबारी कवि में नाम किसका आता है, तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, कौन कौन इसके दरबार में कवि थे। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, उस ट्रिक का नाम क्या है, कनिष्क अबनाज। कनिष्क को क्या कहा जा रहा है, कनिष्क अबनाज। ये कनिष्क के दरबारी कवि है। याद नहीं आएगा तो कैसे याद रखोगे, कनिष्क अबनाज। देखो कनिष्क से कुछ नहीं है, अ से है अश्वघोष, अश्वघोष। ब से है वसुमित्र, ना से है नागार्जुन, और च से क्या है, चरक। अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। अगला पॉइंट में ये लिखना, कनिष्क का साम्राज्य, कनिष्क का एम्पायर, कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर, मध्य एशिया से लेकर सारनाथ उत्तर प्रदेश तक विस्तारित था। मतलब विस्तारित का मतलब होता है एक्सटेंशन। इसका एक्सटेंशन एरिया जो है वो कहां से कहां तक था, इसका एक्सटेंशन एरिया, तो मध्य एशिया से लेकर, सेंट्रल एशिया से लेकर, सेंट्रल एशिया से लेकर सारनाथ उत्तर प्रदेश तक था। एशिया सोचो, मध्य एशिया से लेकर, मध्य एशिया की जमीन क्या हो गया, मध्य एशिया से लेकर, सेंट्रल एशिया से लेकर सारनाथ उत्तर प्रदेश तक इसका जो क्षेत्र का विस्तार रहा। कनिष्क के शासन काल में कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। ठीक ना, कुंडलवन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति जो है, चौथी बौद्ध संगीति है। बौद्ध संगीति मतलब आज का मतलब धर्म सम्मेलन, ठीक ना। बौद्धों में 4 संगीतियां हुई थी, मतलब सम्मेलन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, नहीं पता है। चलो, अब चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई। यहां एक्स्ट्रा पॉइंट देकर एक नोट में लिख लेना। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति जो हुई वो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। हो गया, नहीं हुआ? चलो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सा लिख लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट जाएगा।
लेकिन इसी का रिलेटिव पॉइंट है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह बिहार में। उस वक्त जो शासन काल था किसका था? अजात शत्रु का। अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था। अब समय देखोगे तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, ठीक ना। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट में अगर कहेगा कि इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्षता किया। अजात शत्रु का शासनकाल था, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, है ना। ये शासनकाल है, शासनकाल अजातशत्रु का शासनकाल था और अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप के द्वारा। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई। अब एक्स्ट्रा पॉइंट में इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि आप जानते नहीं हो, जानना जरूरी है। द्वितीय बौद्ध संगीति देखोगे, द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुआ था कहाँ? वैशाली। वैशाली भी कहाँ है? तो बिहार में, ठीक ना। वैशाली बिहार में। अब कहेगा कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में हुआ। शासन काल अगर आपसे पूछे, ये हुआ था कालाशोक के शासन काल में। यही कालाशोक जो शिशुनाग का लड़का था, पढ़े हैं ना। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया। शिशुनाग ने अपनी हाँ हाँ, कालाशोक ने राजधानी पुनः चेंज करके वैशाली से पाटलिपुत्र लाया था, ठीक ना। तब पाटलिपुत्र लाया था, लेकिन ये द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था क्योंकि इसका बाप वहाँ वैशाली में ही लेकर गया था। वैशाली धर्म सम्मेलन करवाया और करवाने के बाद राजधानी को चेंज किया। करवाने के बाद चेंज किया, करवाने से पहले इसके और इसके पिता की राजधानी वैशाली थी। आप लोग लिखे हो कि शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से चेंज करके वैशाली लाया। फिर आपने लिखा कि इसका बेटा कालाशोक वैशाली से राजधानी को चेंज करके पाटलिपुत्र लाया, ठीक ना। हाँ, तो वो चीजें हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली बिहार में हुई 383 ईसा पूर्व में। शासन काल किसका था? कालाशोक। तो इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? इसमें दो अध्यक्षता किया, वो किया था साबाकामी। महाकश्यप, उसके बाद साबाकामी। अब ये सब व्यक्ति का नाम है, उस वक्त के व्यक्ति का नाम है। आज मोहन सोहन रखते हैं हम लोग, राम मोहन सोहन, रॉकी, है ना। उस वक्त का नाम ऐसे था। महाकश्यप, साबाकामी, मोकलीपुत्र तीस। थोड़ा अल्टर नाम है, आप लोग को याद करने में तकलीफ होगी, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना है। चलिए, इसके बाद है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति। अब ये तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई? पाटलिपुत्र में। ये कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। 250 या 251 दोनों देता है, ठीक ना। कहीं कहीं बुक में 255 भी लिख देता है, लेकिन हुआ है 250 और 51 में। कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में। अब पाटलिपुत्र में हुआ तो ये अध्यक्षता शासनकाल किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। शासनकाल इसमें किसका था? अशोक का।
और अध्यक्षता किया गया किसके द्वारा? मोखली पुत्र तीस्त। मोखली पुत्र तीस्त। मोखली पुत्र तीस्त। मोखली पुत्र तीस्त। मोखली पुत्र तीस्त के द्वारा किया गया। और चौथी ऑलरेडी आप लिखे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि यहां भी रहे, तो ये ध्यान देना। चौथी बौद्ध संगीति स्थान कहाँ है? तो कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कब हुआ? ईस्वी के प्रथम शताब्दी, मतलब यहां से ईस्वी स्टार्ट हो गया था। ईस्वी के प्रथम शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 बरस, याद है ना? शताब्दी का मतलब होता है 100 बरस। ईस्वी के प्रथम शताब्दी। और अगर आपसे पूछा जाए कि शासनकाल किसका था, तो ऑलरेडी आप लिखे हो किसका है? कनिष्क का। और अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्षता, तो वो थे वसुमित्र। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन याद रखना रिलेटिव पॉइंट भी है, एक दूसरे से रिलेटिव भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्स्ट्रा है, इससे रिलेटिव पॉइंट है, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। हो गया? अब बोलो, ये ज्यादा पुराना है कि ये ज्यादा पुराना है? ज्यादा पुराना ये है, ज्यादा पुराना ये है? ज्यादा पुराना ये है, क्योंकि ये 383 है। इससे भी पुराना ये 100 बरस से और पुराना है, 483 है। ठीक ना? अच्छा ये बताओ, इसमें बड़ा कौन है? मतलब आपको लग रहा है 483 और 383 में बड़ा ये लग रहा है, लेकिन ये माइनस में है। ठीक ना? तो ये इसके 100 बरस बाद, ये इसके कितने बरस बाद? ये तो 133 बरस बाद, और ये 250 बरस बाद हुआ है। चलिए लिख लिए। अब लिखना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कनिष्क के पास चलेंगे। कनिष्क 78 ईस्वी में, कनिष्क 78 ईस्वी में शक संबंध का शुरुआत किया। शक संबंध की शुरुआत किया। आज हमारा जो कैलेंडर है, आज जो हमारा दिनांक है, जो हमारा तारीख है, डेट है, वो शक संबंध पर ही आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक ना? तो कनिष्क 78 ईस्वी में शक संबंध की शुरुआत किया था। ठीक ना? इसके बाद आपको एक और लिखना है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त फर्स्ट। विक्रम संबंध की शुरुआत, विक्रम संबंध की शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो है विक्रम संबंध की शुरुआत की गई थी। विक्रम संबंध की शुरुआत किया गया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संबंध की शुरुआत किया गया। ये किया गया था कब? तो 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में।
57 ईसा पूर्व में। क्या कुछ दिक्कत परेशानी है में आप लोगों को? अच्छा, क्राउड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया? मारने उड़ने का मन नहीं ना कर रहा है उधर जाकर पीटने का? चलो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संबंध की शुरुआत किया। अब यहां एक लाइन आपको और बनाना है। शक संबंध और विक्रम संबंध में 135 वर्ष का गैप है, अंतर है। शक संबंध एवं विक्रम संबंध में कुल 135 वर्षों का अंतर है। नहीं है? है कि नहीं बोलो? 57 पहले, 78 बाद में, तो 57 और 78 जोड़ोगे तो आपका कितना होगा? है ना? 57 और 78 कितना होगा? 135 होगा क्या? वो माइनस में और इधर प्लस में। 57 ईसा पूर्व मान लो उधर माइनस में हो गया, तो 57 उसको लेंगे और 78 उसको लेंगे, दोनों कितना होगा? 135 वर्ष। शक संबंध की शुरुआत किया गया किसके द्वारा? शक संबंध की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? कनिष्क के द्वारा। और विक्रम संबंध का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? विक्रमादित्य के द्वारा, है ना? चल, एक लाइन आपका और बनता है। 319 ईस्वी में गुप्त संबंध की स्थापना, गुप्त संबंध की स्थापना 319 ईस्वी में गुप्त संबंध की स्थापना 319 ईस्वी में गुप्त संबंध की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक है? अब देखो, रिलेटिव पॉइंट है तो लिखना जरूरी है। अब एक और लिख लो, हिजरी संबंध की शुरुआत 622 ईस्वी में। हिजरी संबंध, ये मुसलमानों का कैलेंडर है, ये गुप्त वंश का कैलेंडर है, ये हम लोगों का कैलेंडर है। मुसलमानों का भी अलग कैलेंडर होता है, जनवरी को लोग कुछ और बोलते हैं, फरवरी को कुछ और बोलते हैं। तो हिजरी संबंध की शुरुआत हिजरी संबंध की शुरुआत 622 ईस्वी में। हिजरी संबंध की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बोलो। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया। ठीक। अब एक लास्ट पॉइंट आप लोग लिख लो। लास्ट पॉइंट में आपको क्या नोट करना है कि कनिष्क की मृत्यु या लिखो कनिष्क की राजधानी, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। आज के डेट में ये कहां है? पाकिस्तान में। पुरुषपुर या पेशावर कहां है? पाकिस्तान में। फिर लिखना है इसकी द्वितीय राजधानी, इसकी द्वितीय राजधानी कहां थी? मथुरा। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर, पेशावर सब समझ रहे हैं? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी।
कनिष्क की दूसरी राजधानी, सेकंड कैपिटल कनिष्क का जो था वो कहां था? मथुरा। नहीं, एक लाइन बस। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई, बस। इसके बाद घरे जाना है, उसके बाद खाना खाना है, फिर सोना है, पढ़ना है, फिर कल मिलेंगे गुप्त वंश में, ठीक ना? अब बस लास्ट पॉइंट लिख लो, कनिष्क की मृत्यु कब हुई? जैसे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? चलो, यहां लिखना क्या है? कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। मेन 78 ईस्वी और मेन 102 ईस्वी। इसकी राजधानी फर्स्ट, इसकी सेकंड राजधानी। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट गुप्त साम्राज्य में। आज के लिए बस इतना ही।